तो स्टूडेंट्स, हम एक्सेल में वर्कशीट्स को एडिट करने का कर रहे थे। हम वीडियोस अटेंड कर रहे थे। तो उन्हीं में से अब एक ये है कि अगर कोई डाटा मेरे पास नोटपैड में इस तरीके से, ये एक नोटपैड फाइल है, ये देखो लिखा हुआ ऊपर नोटपैड, और इस फाइल का नाम मैंने रखा है डाटा। आपको CSV एक्सटेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी TXT एक्सटेंशन के साथ भी फाइल को सेव कर सकते हो। यहाँ मैंने सिंपली TXT एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव किया है, लेकिन मैंने ये सारा टैब डेलिमिटेड किया है। मीन्स जैसे 1 के बाद टैब दिया 1001 लिखा, फिर टैब दिया आकाश, फिर टैब दिया गुप्ता, फिर टैब दिया आकाश स्पेस गुप्ता, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे टैब नहीं है। फिर आकाश स्पेस गुप्ता के बाद फिर मैंने टैब किया 79, फिर टैब किया 81, फिर टैब किया 76, फिर उसके बाद एंटर, फिर इस तरीके से दूसरा रिकॉर्ड आ गया। इस तरीके से हमने सारे रिकॉर्ड्स को एंटर किया। इस फाइल को सेव किया मैंने data.txt फाइल के अंदर, जो कि मैंने नोटपैड में बनाई है। ठीक है, और अब हम आगे क्या करेंगे, हमारा जो मकसद है, इस फाइल को हम कैसे एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक एक्सेल में फॉर्मेट बनाया हुआ है, XYZ इंटरनेशनल स्कूल रिजल्ट शीट है, जिसमें मेरे पास हेडिंग दे रखे हैं मैंने, सीरियल नंबर, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेम, इंग्लिश, मैथ, हिंदी। टोटल परसेंटेज का मैंने ऑलरेडी फार्मूला लगा रखा है, और ये फार्मूला मैंने नीचे तक ड्रैग कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जो मेरा टेक्सचुअल डाटा है, जो मेरे टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा है, उसे मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो स्टूडेंट से क्या कह रहे हैं, एक बार पढ़ लें इसको। दिस इज़ अ वर्कशीट इन विच वी वांट टू इंपोर्ट द डाटा, पुट द सेल पॉइंटर ऑन द सेल फ्रॉम विच यू वांट टू स्टार्ट योर डाटा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सेल पॉइंटर को उस सेल पे रखना है, यहाँ से हमें इंपोर्ट करना स्टार्ट करना है। तो मैं इसको A1 पे रख लेता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले सेल पे। ये तो मैंने कर दिया, देखो मैंने अपना सेल पॉइंटर बिल्कुल सीरियल नंबर के नीचे वाले सेल पे रख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन डाटा टैब पे क्लिक करेंगे, और उसमें भी हम टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे। पोजीशन देख लो सेल पॉइंटर की मैंने कहाँ पे रखी है, जहाँ से मुझे डाटा एंट्री चाहिए वहाँ पे मैंने अपने सेल पॉइंटर को रख लिया। अब हम क्लिक करेंगे डाटा टैब पे। डाटा टैब में रिबन में अगर हम जाते हैं, तो रिबन में यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आते हैं। फ्रॉम एक्सेस, अगर किसी एक्सेस की डाटाबेस से मुझे डाटा को इंपोर्ट करना है। फ्रॉम वेब, इंटरनेट से मुझे किसी डाटा को इंपोर्ट करना है। फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई SQL वगैरह की फ़ाइल है, कोई दूसरी डाटाबेस है, वहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है डाटा को, उससे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ। मैं एक टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, मेरे सामने इस टाइप से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये मेरा इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल नाम से मेरे पास डायलॉग बॉक्स है। इस डायलॉग बॉक्स में मैं किसी पर्टिकुलर पाथ पे जाके किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करूँगा, जो मैंने अभी बनाई थी data.txt। मैंने उस फाइल को सिलेक्ट कर लिया, और मैं इस पे इंपोर्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो स्टूडेंट्स, इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल डायलॉग बॉक्स आ गया मेरे पास। मैंने वहाँ पे फाइल को सिलेक्ट किया और इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर दिया। इंपोर्ट बटन पे क्लिक करने पे मेरे पास एक विजार्ड आ जाएगा, टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड। उसका स्टेप 1 हमको देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो डेलिमिटेड और एक फिक्स पेज। क्योंकि ये डेलिमिटेड है, यहाँ पे मैंने टैब ले रखा है, मैंने जो टेक्स्ट फाइल है उसमें टैब डेलिमिटेड कर रखा है ना, तो मैं यहाँ पे डेलिमिटेड ऑप्शन ही सिलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ पे डेलिमिटेड ऑप्शन सेलेक्ट किया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पे। ठीक है, टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड का टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड का स्टेप 2 आ गया। इसमें डेलीमीटर्स पूछ रखे हैं कि कौन से डेलीमीटर का हमने यूज़ कर रखा है। हमने टैब डेलीमीटर का यूज़ कर रखा है, तो टैब सेलेक्ट करेंगे। इसमें हम टैब का यूज़ कर सकते हैं, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस, या कोई दूसरा सिंबल भी हो सकता है। मतलब जैसे रोल नंबर के बाद मान लो रोल नंबर स्टार, नेम आ जाए, नेम स्टार, इंग्लिश स्टार, मैथ, तो वहाँ पे डेलीमीटर क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने टैब को यूज़ किया। टैब जो करेक्टर है मेरा डेलीमीटर है, इसलिए मैं टैब ले रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, स्टेप 3 आ जाएगा टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड का। इसमें हर एक कॉलम को हम हर एक कॉलम के डाटा टाइप को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, आप हर एक कॉलम के ऊपर जनरल लिखा आ रहा है। आप किसी भी कॉलम के डाटा टाइप को चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। जनरल, टेक्स्ट, डाटा, डेट, सॉरी, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि हम जनरल लें तो बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, इंपोर्ट डाटा। इसमें मुझसे
पूछेगा कि मुझे न्यू वर्कशीट पे डाटा इंपोर्ट करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे डाटा इंपोर्ट करना है। मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किया एग्जिस्टिंग वर्कशीट यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो करंट वर्कशीट है वहाँ पे डाटा इंपोर्ट करना है ना, तो मैंने एग्जिस्टिंग किया। अगर न्यू करता तो एक नई वर्कशीट अपने आप बन जाती, उसमें डाटा इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन एग्जिस्टिंग वर्कशीट मैंने सिलेक्ट कर किया, और इसमें भी मैंने सेल एड्रेस दे दिया उस फर्स्ट सेल का। मतलब यहाँ पे जैसे मेरा फर्स्ट सेल है जहाँ पे मुझे डाटा इंपोर्ट करना है वो है A4, तो A4 का यहाँ पे एड्रेस है मेरे पास, ठीक है। वैसे ये एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि मेरा सेल पॉइंटर ऑलरेडी उस सेल पे है, तो आपका सेल पॉइंटर जिस सेल पे होगा वो एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम क्लिक कर देंगे ओके के बटन पे। ओके के बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखो क्या हो गया, जो हमने टेक्स्ट फाइल में डाटा लिया था वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलें। ये आपने प्रैक्टिकली करके देखना है, जब तक प्रैक्टिकली करके नहीं देखोगे कोई फ़ायदा नहीं। स्टूडेंट्स कई बार हमारे पास ये दिक्कत भी आ जाती है, हमें कोई फाइल इस तरीके से ही मिल सकती है, या नोट पैड से हमने कॉपी पेस्ट किया हो, नोट पैड में मेरे पास कोई ऐसा डाटा हो उसे मैंने कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर दिया हो, या वर्ड में कोई ऐसा डाटा हो वहाँ से मैंने कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर दिया हो। तो इसमें क्या हुआ कि मेरा का सारा जो टेक्स्ट है वो कॉलम, मतलब एक ही कॉलम में आ रहे हैं, सारा कुछ A1 A2 में ही आ रहा है। मतलब जैसे पहला जो रिकॉर्ड है वो A1 में आ रहा है, दूसरा रिकॉर्ड A2 में, तीसरा रिकॉर्ड A3 में, जबकि मुझे इसको डिवाइड करना है अलग अलग कॉलम्स में। तो हमने क्या किया, ये सारा पूरा A1 के कॉलम को जहाँ तक मेरे कंटेंट्स हैं मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम डाटा टैब पे क्लिक करेंगे। ऊपर देखो मेरा डाटा टैब है, डाटा टैब पे क्लिक किया। डाटा टैब में जो रिबन है, रिबन के राइट साइड में मेरे पास है टेक्स्ट टू कॉलम्स। ये देखो ये है टेक्स्ट टू कॉलम्स, इस पर क्लिक करेंगे हम टेक्स्ट टू कॉलम पे। जैसे हम टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे मेरे पास एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा विजार्ड की फॉर्म में, जिसमें लिखा होगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम। इसमें मेरा दोनों ऑप्शन है, डेलिमिटेड या फिक्स बिट। क्योंकि यहाँ पे डेलिमिटेड है, कोमा ले रखा है हमने, तो कोमा डेलिमिटेड हो गया, तो हम यहाँ पे डेलिमिटेड सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मेरे पास इसका स्टेप 2 आएगा, वहाँ पे हम डेलीमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से डेलीमीटर्स मेरे पास हैं। अगर आपका टैब भी, मतलब हम एक से ज़्यादा डेलीमीटर्स भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ये टैब भी ले रखा है, कोमा भी ले रखा है। जहाँ पे टैब आए उसको भी अलग माने, जहाँ पे कोमा आए उसको भी अलग माने। फिलहाल यहाँ पे टैब हम मतलब ले सकते हैं हम एक से ज़्यादा डेलीमीटर्स, तो मैंने दोनों ले रखे हैं। तो उसके बाद आप देखोगे जैसे आपने डेलीमीटर को सिलेक्ट किया तो आपको नीचे प्रीव्यू में वो अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है आपके डाटा को। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके पास स्टेप 3 आ जाएगा इस विजार्ड का। आपसे हर एक कॉलम का डाटा टाइप पूछा जाएगा। मैं जनरल प्रेफर करूँगा कि हर एक कॉलम का जो डाटा टाइप है वो जनरल लो। उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दोगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आप रिज़ल्ट देखो, हो गया? कैसा लगा? बढ़िया। आगे चलें। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कट वगैरह के बारे में बताया जा रहा है कि अगर हम किसी कॉलम या रो हेडर को कट कर दें और उसको दूसरी जगह हम इंसर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। मतलब सीधा सा मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी कॉलम या रो को एक जगह से हम दूसरी जगह मूव कैसे कर सकते हैं। मान लो कोई रिकॉर्ड मेरा 11th रिकॉर्ड है और 11th रिकॉर्ड को मुझे 6th रोड की जगह, जो 11th मेरा रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को मुझे 6th रो की जगह मूव करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मतलब रिप्लेसमेंट कर दो या इंसर्ट करना है। जो मेरा 11th रिकॉर्ड था मुझे वो 6th रोड की जगह 6th रो की जगह इंसर्ट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन एनी कॉलम और रो हेडर, हम किसी भी कॉलम या रो हेडर पे उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मुझे कॉलम में ऐसा करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, अगर किसी रो में करना है तो मैं उस रो पे क्लिक कर दूँगा। रो हेडर पे मीन्स आप ये जो ऊपर कॉलम हेडर दे रखे हैं ABCD या रो आपके दे रखे हैं 1 2 3, उन पर क्लिक करोगे। तो किसी भी कॉलम या रो को सिलेक्ट करने के लिए हम कॉलम हेडर या रो हेडर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप ये जो होम टैब होता है इसमें जाके कट पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा रो सेलेक्ट है 11th जो है यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड सेलेक्ट है और मैं इसमें कट पे जाके क्लिक कर देता हूँ। कट कर दिया मैंने। अब जहाँ भी मुझे इसे मूव करना है
उस रिकॉर्ड पे राइट बटन क्लिक कर लो। जैसे मैं 6 वाले जो मेरा रो हेडर है 6, उस 6 पे मैं राइट बटन क्लिक कर रहा हूँ। राइट बटन क्लिक करते ही मेरे पास पॉपअप मेन्यू आ गया। उसमें मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट कट सेल, इंसर्ट कट सेल्स। इस पर क्लिक करते ही जो मैंने कट किया था वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होगा, ये ओवरराइट नहीं होगा, मतलब वो 6 रिकॉर्ड को ओवरराइट नहीं करेगा बल्कि इंसर्ट करेगा। इंसर्ट करने का मतलब है जो 6 वाले प्लेस पे पहले रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड नीचे चला जाएगा और इसकी जगह 11th रिकॉर्ड यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है द रिकॉर्ड हैज़ बीन मूव फ्रॉम रो 11 टू रो 6। तो ये हम कर सकते हैं, ये आपने प्रैक्टिकली करके देखना है। नेक्स्ट एक ऑप्शन हमारे पास और है कि हम जो हमारी टेबल हम सिंपल बनाते हैं एक्सेल के अंदर, हम इसे एक प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमारा जो सेल पॉइंटर है वो हमारी टेबल पे कहीं भी होना चाहिए। जैसे मेरा जो सेल पॉइंटर है एक सेल पर है इस टेबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में, और इसे टेबल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इंसर्ट टैब में क्रिएट टेबल पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि ये इंसर्ट टैब है, इसमें टेबल पे क्लिक कर दिया और उस टाइम पे मेरा सेल पॉइंटर कहाँ पे था, टेबल में किसी सेल पर था। जब हमने ऐसा किया तो मेरे सामने ये क्रिएट टेबल वाला डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। इसमें हम रेंज दे देंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो सबसे ऊपर तो मेन हेडिंग है जिसमें मेरे स्कूल का नाम है, लेकिन मुझे तो स्टार्ट करना है रो ये वाले कॉलम से जहाँ पे रोल नंबर नेम वगैरह है। और ये कॉलम मेरा कौन सा है, ये रो कौन सा है, मेरा 3rd रो है जिसमें ये मेरे हेडिंग्स है रोल नंबर नेम इंग्लिश मैथ हिंदी। तो मैं 3rd रो से मतलब मुझे A3 से स्टार्ट करना है। तो A3 से लेके मुझे कहाँ तक स्टार्ट लेके जाना है, नीचे तक। तो मैंने यहाँ पे रेंज दे दी A3:J31। आप स्टूडेंट इसमें देख रहे हो कि हर एक के आगे डॉलर लगा हुआ है, $A, $3, फिर कोलन साइन, $J, $31। मतलब मुझे कहने का मतलब है A3 से लेके J31 तक मैंने एक रेंज ले रखी है। आप विदाउट डॉलर भी लिख सकते हो, यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है, आप विदाउट डॉलर भी लिख सकते हो। बाकी डॉलर क्या होता है, डॉलर का यूज़ क्या है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये एक्चुअल में सेल रेफरेंसिंग का तरीका है। अगर किसी सेल को मुझे एब्सोल्युटली रेफरेंस करना हो तब हम डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। अगर हम डॉलर साइन नहीं लगाते तो वो रिलेटिव रेफरेंसिंग रहती है, उसे हम रिलेटिव रेफरेंसिंग बोलते हैं। और जब हम डॉलर साइन लगा देते हैं तो वो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो जाती है। तो इसमें मैंने कॉलम और रो दोनों के आगे डॉलर लगा के $A, $3, कोलन $J, $31, ऐसा आपने पहले भी कहीं देखा होगा। उसके बाद माई टेबल हैज़ हेडर्स, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इससे ये होगा कि जो टेबल का जो टॉप रो है उसे वो ऑटोमेटिकली हेडर मान लेगा। तो ओके पे हम क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही देखो आपकी टेबल कैसे बन गई, ये टेबल का फॉर्मेट आ गया ऑटोमेटिकली। अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने ही करनी है ज़रूर। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम इंसर्ट कमांड में जाके, अगर मुझे कोई पिक्चर, कोई क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है वो हम कर सकते हैं। जैसे कोई शेप इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट में जाके हम शेप पे टूल पे क्लिक करके कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट, अगर कोई पूछ ले कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस के साथ पिक्चर्स आती हैं उनको क्या बोलते हैं, तो क्लिप आर्ट बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। फ़िलहाल मैं कोई एक पिक्चर इंसर्ट करने जा रहा हूँ तो मैंने इंसर्ट में पिक्चर वाले टूल को सिलेक्ट किया। ऐसा करने से मेरे पास इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मैं एक पर्टिकुलर पाथ पे जाके किसी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास पिक्चर आ गई। इस पिक्चर को सिलेक्ट करके ऊपर फॉर्मेट टैब में जाके हम फॉर्मेट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेट मुझे करना हो, पिक्चर को रोटेट करना हो, अलाइनमेंट करनी हो, क्रॉप करना हो, पिक्चर की हाइट विड्थ साइज सेट करना हो, वो हम सारा सेट कर सकते हैं फॉर्मेट पे जाके, फॉर्मेट टैब में। लेकिन ये फॉर्मेट टैब तब आएगा जब मेरी ये पिक्चर सेलेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुझे पिक्चर शेप्स वगैरह के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना हो, मान लो पेंट ब्रश में मैं कोई पिक्चर बना के उसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, या कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ, कोई भी दूसरी एप्लीकेशन में जो मेरा
बना हुआ है उसको मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाओगे आप। इंसर्ट टैब में जो ये रिबन आता है, रिबन में हम जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे, मेरे पास ऑब्जेक्ट वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें दो हैं ऑप्शन, एक तो क्रिएट फ्रॉम फाइल, किसी दूसरी फाइल से हम बना सकते हैं, या क्रिएट न्यू, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन चूज़ किया क्रिएट न्यू टैब यूज़ किया। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट, कोई हम एक्रोबैट डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई इक्वेशन इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज सेलेक्ट करने के बाद मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, तो आप देखोगे कि आपके सामने पेंट ब्रश खुल गया। यहाँ पे मैं एक पिक्चर को ड्रा करूँगा, तो मैंने एक पिक्चर को ड्रा किया। उसके बाद मैं इसके टॉप वाले मेनू पे लेफ़्ट पे गया और मैंने वहाँ पे अपडेट कर दिया डॉक्यूमेंट को। अपडेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपडेट कर दिया, और इसी मेनू में सबसे लास्ट है एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अपडेट डॉक्यूमेंट करने के बाद मैंने किया एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट। ऐसा करने से क्या हुआ, मैं वापस अपने एक्सेल फाइल में आ गया और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे वो इमेज इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक बिटमैप इमेज है। इस बिटमैप इमेज में कुछ भी मुझे चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो मैं सिंपली इस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करते ही मेरे सामने वही स्क्रीन दोबारा आ जाएगी पेंट ब्रश वाली, उसमें मैं चेंजिंग करूँगा, कुछ करूँगा, अपडेट करूँगा और हमारा एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट कर दूँगा, तो मैं वापस यहीं पर आ जाऊँगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स कई बार एंट्री करते वक्त या हमें कोई ऐसे नंबर दे दिए जाएँ जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमें बहुत परेशान करती हैं। कई बार तो ये हमारा स्पेस भी गिरती हैं, और कई बार क्या होता है कि हम उलझे रहते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ के चक्कर में। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लिया या एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया जिसमें से मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटाना है। तो फिर उसके बाद हम गए डाटा टैब पे। डाटा टैब पे जब हम जाएंगे तो रिबन में राइट साइड में यहाँ पे कमांड आती है रिमूव डुप्लीकेट्स। ये टूल आता है रिमूव डुप्लीकेट्स, टेक्स्ट टू कॉलम के राइट साइड में ही है रिमूव डुप्लीकेट्स। ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास डायलॉग बॉक्स आएगा रिमूव डुप्लीकेट्स। यहाँ पे मैंने एक ही कॉलम सेलेक्ट किया था, तो कॉन्टैक्ट नंबर वाला एक ही कॉलम आ रहा है। आपके एक से ज़्यादा कॉलम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने जो टॉप रो है उसको छोड़ना है, मान लो आपका जो टॉप रो है वो उसमें हेड रो, तो मैं इस चेक बॉक्स का सेलेक्ट कर लूँगा माई डाटा एज हेडर, ताकि वो टॉप रो को छोड़ के बाकी डाटा में डुप्लीकेट ढूंढे। ठीक है, उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे, तो इससे क्या होगा, मेरी जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो रिमूव हो जाएंगी, सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ रहेंगी ओनली। अगर कोई भी डुप्लीकेट नहीं मिलता तो वो क्या कहेगा, नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड, ये एरर मैसेज आ जाएगा अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं मिलती। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अगर मुझे कमेंट इंसर्ट करना हो, क्योंकि कमेंट्स का हमारे पास बहुत बढ़िया रोल रहता है कि किसी भी यूज़र ने, कोई दूसरा यूज़र है, उसने मेरी एक्सेल फाइल में कुछ पढ़ना हो कि मैंने पर्टिकुलर डाटा किस लिए लिया है या क्या लिया है, उसके लिए मैंने कोई कमेंट ले रखे हैं, वो कमेंट पढ़ने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसी पर्टिकुलर सेल में कोई कमेंट लिखा हुआ है। तो आपको बता देता हूँ, सेल के टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा रेड कलर में। किसी भी सेल के टॉप राइट कॉर्नर पे एक रेड कलर का ट्रायंगल मिलेगा, वो इंडिकेट करेगा कि उसमें कोई ना कोई कमेंट है। जैसे ही आप अपने माउस पॉइंटर को उस पर्टिकुलर सेल पे लेके जाओगे तो वो कमेंट्स को शो कर देगा। अब कमेंट्स इंसर्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले अपना सेल पॉइंटर आप उस सेल पे रखो जिसके लिए आपको कमेंट लिखना है। उसके बाद हम रिव्यू टैब पे जाएंगे। रिव्यू टैब में जो रिबन आता है, रिबन में हम न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैं कमेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, और फिर हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे वो कमेंट आपका चला जाएगा। और अभी क्या कह रहा है कि अब ये यहाँ पे देखो कमेंट में क्या हुआ, ये मेरा जो मैं अभी आपको बताया था, ये सेल है, इसके टॉप राइट कॉर्नर पे एक ट्रायंगल है रेड कलर का, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कमेंट है। मैं अपने माउस पॉइंटर को
कहीं कहीं मैं अपने माउस पॉइंटर को कहीं और रखूँगा तो ये कमेंट शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे अपने माउस पॉइंटर को इस सेल पे लेके आऊँगा तो ये कमेंट को शो कर देगा। ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं हम पर्टिकुलर सेल जिस पे कमेंट लिखा हुआ है वहाँ पे रहते हुए कमेंट को एडिट कर सकते हैं, कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। हम प्रीवियस और नेक्स्ट बटन्स पे क्लिक करके अलग अलग कमेंट्स पे जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। फिर इसमें आ रहा है एक ऊपर शो ओब्लिक हाइड कमेंट। अगर किसी पर्टिकुलर सेल का, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो आपके जो कमेंट्स हैं वो शो नहीं करता, बस वो जो इंडिकेटर्स हैं जो मैंने अभी बताया कि टॉप राइट कॉर्नर पे रेड कलर का ट्रायंगल शो करता है, वो आपके सेल्स पे जरूर रहते हैं। हमें ये पता लगता रहता है कि कौन कौन से सेल पे कमेंट्स हैं, लेकिन उन कमेंट्स को वैसे नहीं दिखाता। वो कमेंट्स कब शो करता है जब हमारा माउस पॉइंटर उस सेल पे जाता है। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि बिना माउस पॉइंटर गए भी एक पर्टिकुलर सेल का जो कमेंट है वो हमेशा शो रहना चाहिए, तो हम उस सेल पे जाएंगे, हमारा सेल पॉइंटर हम उस सेल पे रखेंगे और रिव्यू टैब पे जाके शो ओब्लिक हाइड कमेंट पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, माउस पॉइंटर मेरा किसी पर्टिकुलर सेल पे जा रहा है या नहीं जा रहा, वो हमेशा कमेंट को शो करेगा। अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा कमेंट हाइड हो जाएगा। वो शो तब होगा जब मैं माउस पॉइंटर उस पर लेके जाऊँगा। इसी तरीके से नीचे है शो ऑल कमेंट्स। इसमें पूरे शीट के ही जितने भी कमेंट्स दे रखे हैं वो सारे शो होंगे। उसमें ये नहीं रहेगा कि मैं माउस पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तभी वो शो कर रहे हैं। ठीक है। तो हम ये जो दोनों है टॉगल्स हैं, शो हाइड कमेंट भी और शो ऑल कमेंट्स भी टॉगल बटन्स हैं। हम चाहें तो एक बार इनको ऑन कर सकते हैं, एक बार चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मज़ा आ रहा है? यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं कुछ वैलिडेशन रूल्स लगाने जा रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि जब कोई ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, कोई यूज़र है, वो जब डाटा एंट्री कर रहा है तो वो कुछ गलत एंट्रीज कर सकता है। तो उस एंट्रीज पे मुझे चेक लगाने के लिए या उस यूज़र को ऐसा करने से रोकने के लिए, गलत एंट्रीज करने से रोकने के लिए हम वैलिडेशन रूल्स लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने इंग्लिश मैथ हिंदी के सेल्स को नीचे तक सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो नीचे भी इंग्लिश मैथ हिंदी की एंट्री करेगा ना, तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम कहाँ गए, हम डाटा टैब पर गए और डाटा टैब में जो मेरे पास रिबन है, इस रिबन के राइट साइड में टेक्स्ट टू कॉलम है, फिर रिमूव डुप्लीकेट्स है, फिर उसके साइड में आता है डाटा वैलिडेशन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुलेगा। इसमें मेरे पास ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन, सर्कल इन वैलिड डाटा और क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स। क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स, तो मैंने इसमें सबसे पहला ऑप्शन चूज़ किया डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन वाले जब मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास इस टाइप से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसमें मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेटिंग्स, क्या सेटिंग्स मुझे करनी है। इनपुट मैसेज, जब हम डाटा एंट्री करेंगे तो वो इनपुट मैसेज हमें क्या शो करना चाहिए, और जब हम गलत एंट्री करेंगे तो एरर अलर्ट वाला टैब हमारे सामने आएगा। तो सेटिंग्स में जैसे मैंने अलाउ में इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में, इस ड्रॉप डाउन बटन में मैंने होल नंबर ले लिया कि नंबर कोई भी हो, होल नंबर। इग्नोर ब्लैंक, अगर ब्लैंक है तो उसे तो इग्नोर कर दे। तो मैंने होल नंबर ले लिया और कंडीशन दे दी बिटवीन 0 एंड 100। मतलब जो मैं इन जो मैंने सिलेक्टेड सेल्स करके हैं उन पे मैं एक वैलिडेशन लगाने जा रहा हूँ कि अब जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो 0 और 100 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट इनपुट मैसेज वाले जो टैब है इस पर क्लिक करेंगे। इनपुट मैसेज वाले टैब में ये जो चेक बॉक्स है शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड, इसको मैंने इस चेक बॉक्स को मैंने चेक कर दिया, मतलब चेक ऑन कर दिया। इससे ये क्या होगा कि जैसे ही मेरा सेल पॉइंटर इनमें से किसी सेल पर रहेगा तो ये इनपुट मैसेज मुझे शो करता रहेगा। आप चाहो तो ये हटा भी सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे रखा है। और जब आप इनपुट मैसेज वाले चेक बॉक्स को ऑन करोगे तो आपको मैसेज देना भी ज़रूरी है। तो इसमें टाइटल क्या होना चाहिए, जो आपका मैसेज बॉक्स आएगा उसका टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल हम रख सकते हैं। और मैसेज क्या होना चाहिए, मैसेज मैंने रख दिया। जैसे टाइटल का नाम मैंने रख दिया इनपुट नंबर, और मैसेज में मैंने लिख दिया एंटर द मार्क्स बिटवीन 0 एंड 100। ठीक है। थर्ड स्टेप है मेरे पास, थर्ड टैब है एरर अलर्ट। अब मैं एरर अलर्ट पे क्लिक करूँगा। इसमें भी मैंने इस चेक बॉक्स को ऑन कर लिया, शो एरर अलर्ट
आफ्टर इनवैलिड डाटा इज एंटर। अगर यूज़र गलत डाटा डाल देता है तो मुझे एरर अलर्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप चेक बॉक्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आप ऑफ करोगे तो आपको एरर शो ही नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको एरर तो शो करवाना है तो मैंने ये चेक बॉक्स को ऑन किया और टाइटल में जाके मुझे जो टाइटल चेक बॉक्स जो भी एरर मैसेज बॉक्स है उसका जो भी मुझे टाइटल रखना है वो मैंने टाइटल लिख दिया। जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा है रॉन्ग मार्क्स और एरर मैसेज मैंने लिख दिया रॉन्ग मार्क्स ट्राई अगेन, ठीक है। लेकिन ये जो स्टाइल है इसमें एरर मैसेज का स्टाइल मैंने लिखा है स्टॉप। स्टॉप करने से क्या होगा, अगर यूज़र गलत एंट्री कर रहा होगा तो उसे वहीं पे रोक देगा, वो आगे नहीं करने देगा। ओके पे मैं क्लिक करूँगा इसके बाद। अब देखो वो कह रहा है लुक एट द मैसेज बॉक्स। जैसे ही मैंने इन सेल्स में से किसी भी सेल पे सेल पॉइंटर रखा तो वो इनपुट मैसेज को शो कर रहा है जो मैंने वहाँ पे लिखा था। इनपुट मैसेज में मैंने जो टाइटल था टाइटल में लिखा था इनपुट मैसेज, और जो मैसेज था एक्चुअल में वो ये था कि एंटर द मार्क्स बिटवीन 0 एंड 100, वही शो कर रहा है। अब यूज़र यहाँ पे गलत एंट्री डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखो 101 डाला जबकि 0 और 100 के बीच में होना चाहिए, तो एरर मैसेज के सामने आ गया क्योंकि वहाँ पे हमने टाइटल रखा था रॉन्ग मार्क्स और जो मैसेज रखा था वो रखा था रॉन्ग मार्क्स ट्राई अगेन। वैसे ही आ रहा है यहाँ पे एरर मैसेज, ठीक है। तो जैसे ही मैं 101 लिख के एंटर करने के लिए या एरो की से किसी दूसरे सेल पे जाने की कोशिश करूँगा तो ये एरर मैसेज मेरे को मिलता रहेगा, और जब तक मैं सही वैल्यू नहीं करता हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अब मैंने सही वैल्यू डाली है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये नेक्स्ट सेल पे चला गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर ये जो एरर अलर्ट वाला बॉक्स है इसमें मैं इस चेक बॉक्स को ऑफ कर देता हूँ तो इसका मतलब अब मुझे कोई एरर मैसेज नहीं मिलना चाहिए, तो वो एरर मैसेज अब मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, कह रहे हैं सेलेक्ट सम सेल्स हैविंग डाटा वैलिडेशन रूल्स, प्लीज सेलेक्ट द चेक बॉक्स इन एरर अलर्ट टैब इन डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन ओके बटन। अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू डालते हैं। हाँ मैं इसमें एक चीज़ और कर लेता हूँ, मैंने वो मैसेज तो हटा दिया, उसके बाद हम इन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और सर्कल इनवैलिड डाटा पर क्लिक कर देते हैं। सर्कल इनवैलिड डाटा, अब ये कोई मैसेज तो नहीं दिखाएगा लेकिन जब हम कोई इनवैलिड डाटा डालेंगे तो जिसको सर्कल जरूर करता रहेगा। जैसे 120 डाला जो कि 0 और 100 के बीच में नहीं है, इसने उसको सर्कल कर दिया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके सर्कल इनवैलिड डाटा, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत नीचे आ गया, एक मिनट। तो सर्कल इनवैलिड डाटा करने पे क्या होगा, अगर हम गलत एंट्री डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कोई एरर मैसेज शो करने के बजाय उसको सर्कल कर देगा। इस तरीके से, ठीक है। फिर इसी में ही ऑप्शन आता है क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो मेरे वैलिडेशन जो सर्कल थे वो क्लियर हो जाएंगे, अगर उनको मुझे क्लियर करना हो तो स्टूडेंट्स कैसा रहा वीडियो, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। हमने वैलिडेशन रूल्स भी लगाने सीखे, कमेंट्स भी इंसर्ट करने सीखे, ठीक है। और हमने किसी भी रो या कॉलम को मूव करना सीखा कि कैसे हम रो कॉलम को मूव करना सीखते हैं। अपने टेबल के फॉर्मेट को हमने चेंज करना सीखा, पिक्चर्स को इंसर्ट करना सीखा, डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो आ जाती हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए वो हमने सीखा। स्टूडेंट्स लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें, बल्कि मेरे सारे वीडियोस ही आप देखें, उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बल्कि दूसरों को भी शेयर करने के लिए कहें। तो आप जितना ज़्यादा मेरे वीडियोस को प्रमोट करोगे उतना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा और उतनी पावर से मैं आपके लिए बेटर काम कर पाऊँगा, आपको और भी अच्छे वीडियो मैं दे पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।